आपको लगता है कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं जेल में, लेकिन अब बीमारी की हालत नहीं, में या जब मैंने आपको कहा है उस स्पेसिफिक जिस केस में उनको सजा हुई है वो केस ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि इमरान खान साहब बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल सेहतमंद हैं? 100% सेहतमंद है। आपको लगता है कि इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता। जो कानून इजाजत देता है उसके मुताबिक खान साहब को तमाम मराद दी जा रही हैं। मैं कहता हूं कि मुझे कोई ये बताए तो सही कि मीर नवाज शरीफ को सजा किस पे दी है। वो तो है कुछ नहीं, आपकी कोर्ट्स के फैसले चीख चीख के कह रहे हैं कि कोई चीज साबित नहीं हुई। सर, आपको लगता है कि मरीम नवाज साहिबा शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं? काफी जगह पे अच्छा काम हो रहा है। पहली खातून है जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, क्या वो उस तरह से काम कर पा रही हैं जैसे एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की? इसका फैसला 5 साल बाद अब पब्लिक करेगी कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क और मैं हूं आपकी मेज़बान मैमूना लतीफ़ चीमा। उम्मीद करती हूं आप लोग खैरियत से होंगे और आज के पॉडकास्ट के लिए एक्साइटेड भी होंगे, और एक्साइटेड होना भी चाहिए क्योंकि आज एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन, एक बहुत ही अहम सियासी शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है। ब्लंट लाइन नेटवर्क के स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार हुसैन छच्चर साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, मेंबर पंजाब असम्बली हैं। इसके अलावा वो मेंबर हैं कमेटी ऑन लॉ रिफॉर्म्स एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के, और आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी सक्सेस जर्नी क्या है, और चूंकि ये 2002 से सियासत में है तो इन्होंने क्या खोया क्या पाया और इस मकाम तक कैसे पहुंचे, और इसके अलावा जो एक पॉलिटिकल जर्नी होती है उसमें किस तरह के चैलेंजेस दरपेश होते हैं। सो इस पर बात करने के लिए आज सर ने हमें ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैमूना, थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। सर, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया, और आज आपका स्केड्यूल भी बहुत बिजी था, असेंबली का इजलास भी था, इसके बावजूद आपने कमिटमेंट पूरी की है, इसके लिए आपका शुक्रिया। और मैं समझता हूँ इट्स ऑनर एंड प्लेजर फॉर मी कि आपने मुझे मौका दिया और मैं आपके पास हाजिर हूँ। सर बहुत शुक्रिया, और हम पॉडकास्ट में थोड़ा आगे चलकर आपसे ये भी पूछेंगे कि क्या बाकी कमिटमेंट्स भी जो नून लीग की जानिब से और सियासी शख्सियात की जानिब से की जाती हैं, क्या वो भी पूरी होती हैं या नहीं होती हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं आगाज़ इस सवाल से करना चाहूँगी कि आपका ताल्लुक चूँकि उकाड़ा से है, तो आपकी इब्तदाई तालीम और आपकी जो ज़िंदगी का आगाज़ था वो किस माहौल में हुआ, कैसे हुआ, और कैसे आप जो है वो सियासत की तरफ आए? मेरी प्राइमरी और जो कहेंगे ना आप सेकेंडरी एजुकेशन या हायर एजुकेशन ये तकरीबन लाहौर की है। मैंने सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर मॉल से मैट्रिक किया, ठीक है। गवर्नमेंट लाहौर से मैंने ग्रेजुएशन की और पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से मैंने लॉ किया। इस वजह से मेरी टोटल एजुकेशन ही लाहौर की है। ठीक है। 2000 में मैंने लॉ किया और फिर मेरे फादर भी एडवोकेट थे, हमारी अपनी लॉ फॉर्म है, तो बस मैं प्रैक्टिस अभी स्टार्ट की थी। तो फिर 2002 में इलेक्शन आ गया, इलेक्शन कंटेस्ट किया, एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कंटेस्ट किया। अल्लाह और उसके महबूब के फजल करम के बाद मेरे हल्के के दोस्तों, माओ बहनों और बुज़ुर्गों की दुआओं से, नौजवानों के साथ ने मुझे मेंबर सूबाई असम्बली में मुंतखब हुआ, और मुझे ये याद है कि आई वाज द यंगेस्ट एमपी ऑफ पंजाब असम्बली हिस्ट्री। अच्छा, माशाल्लाह। 25 साल 3 माह की। तो बस उसके बाद ये सफ़र चल रहा है। सही। सर, आप वकालत से सियासत में आए, क्या ये सोचा था या बस ये हो गया? नहीं, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था। मैं आपके नॉलेज में भी ले आता हूँ और सामीन के लिए भी। जी जी। हमारी नॉन पॉलिटिकल फैमिली है। मेरे से पहले कोई भी हमारी फैमिली से लोकल पॉलिटिक्स जरूर थी, बल्दिया की हद तक। मेरे बुजुर्ग थे वो करते थे, लेकिन मेरे फादर और हमारा जो घर था ये प्योर नॉन पॉलिटिकल फैमिली थी। और मेरे फादर प्रोफेशनल एडवोकेट थे और बहुत अच्छा नाम उनका फौजदारी वकालत में था, है भी अब भी। तो ये तो ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसी मूव बनी जिसमें फिर पॉलिटिक्स में मुझे आना पड़ा। सही। तो सर, जब आप पॉलिटिक्स में आ गए तो कभी आपको ज़िंदगी में किसी भी मकाम पर ऐसा महसूस हुआ कि यार वकालत ही ठीक थी, मतलब मैं सियासत में मुझे नहीं आना चाहिए था, या आप सेटिस्फाइड है अपने इस डिसीजन से? आप चीज़ों का तयन कर लेना। अगर आप सियासत को खिदमत या इबादत समझ के करें ना, तो इससे बड़ी कोई नेकी नहीं है। हम जब भी सैटरडे, संडे, मंडे को वहाँ पे हल्के में होते हैं या डेरे पे बैठते हैं ना, आप यकीन करें कि बेशुमार लोग आपके पास ऐसे आते हैं कि जिनकी दुआएं अगर आपको मिल जाएं तो वो मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में भी
और आखिरत की दुनिया में भी आपकी वो बख्शिश का वसीला बन बिल्कुल सकता बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। है। पॉलिटिक्स के दो पहलू हैं, इसको अगर बतौर आप अच्छे काम के इस्तेमाल करें तो आपका अच्छा नाम बनता है, लोग आपको चांस देते हैं, मौका दे सकते हैं, इस दुनिया में भी अच्छा आगे भी। हाँ, कारोबार भी है, बतौर जो इसको बतौर कारोबार करेगा तो फिर उसकी एक्सटेंशन नहीं होती, लोग उसकी छुट्टी करवा देते हैं। ये तो अब खुद डिपेंड करता है कैंडिडेट पे या पॉलिटिकल लोगों पे कि भाई वो उसको किस साइड पे लेके जाते हैं। सर, आप 2 दहाइयों से ज़ायद अरसा हो गया है आप सियासत में हैं, तो क्या समझते हैं आप 2002 की सियासत में और आज की सियासत में क्या फ़र्क है आपके ख्याल से? बड़ी मेजर तब्दीली आई है अभी। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारी जो पॉलिटिकल कल्चर है इसमें बदतमीजी, गालम गलोच और हया का जो एक रिश्ते का या रिश्तों का जो तकद्दुस था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये तो अच्छा। मैं 2002 की असम्बली में था, बड़ा एहतराम था, अपोजिशन हो गवर्नमेंट हो, एक तहजीब थी। तो 2008 2013 बट अब तो ना, अब गालम गलोच का कल्चर ज़्यादा है। सर, इसकी मैं वजह आपके ख्याल से क्या है? अदम जब हम बर्दाश्त क्या है। तहजीब से दूर होते नहीं, जा रहे हैं? अदम बर्दाश्त है। यानी हम अपनी, अगर मैं समझता हूँ कि मैं जो बात कह रहा हूँ मैं बिल्कुल, यानी वो मेरी बात ही दुरुस्त है, दूसरे का मौक़िफ़ सुनने के लिए हम तैयार ही नहीं हैं। तो जब माहौल ऐसा बनेगा तो फिर वो गालम गलोच का कल्चर और लड़ाई झगड़ा फसाद, अब देखें ना, मैं अगर आज अपना एहतसाब करूँ ना कि भी मुझे जी। पब्लिक ने जिस काम के लिए असेंबली में भेजा है, क्या मैं वो काम कर रहा हूँ? तो मैं तो कहूँगा कि वो काम नहीं हो रहा। हम तो यानी सही बात है कि भी आप असेंबली का फ्लोर है जहाँ पे आप अपने हलके के लिए, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने सूबे के लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने के लिए आप वहाँ पे गुड लेजिस्लेशन करें, जी, जी। अच्छी कार्रवाई का हिस्सा बने, उनके लिए फैसिलिटेशन क्रिएट करें। तो ये तो नहीं है ना कि भी वहाँ पे हम एक दूसरे को गालियाँ निकाल दें, बुरा भला कह के उठ के चले आएँ। तो ये तो हम अपने ओहदे के साथ भी बददियानती कर रहे हैं। सही। सर, आपने ज़िक्र किया कि अपने हलके में काम के हवाले से, तो आपका चूँकि जो होम टाउन है वो उकाड़ा है और आपकी रेज़िडेंस ज़्यादा जो है वो लाहौर में रही, तो आपका काम अपने शहर के लिए या अपने होम टाउन के लिए, उकाड़ा की आवाम के लिए कितना रहा है अभी तक? मतलब 2 दहाइयों से ज़ायद अरसा हो चुका है। क्या कुछ हुआ वहाँ? मेरा होम टाउन बसीरपुर है। ये उकाड़ा हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, लेकिन मेरा ठीक है। तल्लुक बेसिकली तहसील दीपालपुर से है। तहसील दीपालपुर से आगे है बसीरपुर और मंडी अहमदाबाद। सही। ये बॉर्डर बेल्ट है, इंडिया का बॉर्डर साथ आ जाता है। एक साइड पे कसूर है, दूसरी साइड पे बहावल नगर है। अब मैं अपने मुंह से कहूँ कि भी क्या रहा है, तो देखें, अगर लोगों को हमारी नौकरी पसंद आई है तो एक्सटेंशन मिली है ना। क्योंकि मेरे जो मद्दे मुकाबल जितने भी सियासतदान हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं और हर लिहाज से, वसाइल के लिहाज से, ताकत के लिहाज से वो मेरे से बहुत आगे हैं, लेकिन एक्सटेंशन लोग मुझे देते हैं तो शायद वो मेरी नौकरी को पसंद करते हैं। सर, इस पे बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि जब आप एक मकाम पर पहुंच जाते हैं तो लोग आपको आइडियलाइज करना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि फिर काम ठीक हो या ना हो, फिर लोग वोट देते रहते हैं और वो उनके जहन में होता है, या फिर वो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने भी देना ही है। नहीं, मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। एक मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे आजकल के दौर में सोशल मीडिया के पॉजिटिव पहलू भी हैं ना और नेगेटिव भी हैं। जी। एक पॉजिटिव पहलू ये ज़रूर है कि भी अब लोगों को अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई, यानी सोशल मीडिया ने वॉइस दी है। बदतमीजी और गालम गलोच का कल्चर भी दिया है, डिसइंफॉर्मेशन का कल्चर भी दिया है, गलत अफवाहों का भी कल्चर मिला है, लेकिन लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद करने का भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है। तो अब तो ये नामुमकिन है बिल्कुल, आप सोचें ही ना कि बंदा जस्ट ज़ुबानी दावों पे, आपको तो परफॉर्म करना पड़ेगा। परफॉर्म करेंगे तो आपको एक्सटेंशन मिलेगी, अदरवाइज मुमकिन ही नहीं। सर, ये भी बताइए कि आपके सियासी सफ़र में कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जिनके आप शुक्रगुजार हैं कि उनकी कुछ सपोर्ट रही या उन्होंने आपको स्टार्ट में, आगाज़ में उन्होंने गाइड किया और उसकी वजह से आप आज इस मुकाम पर पहुँचे? जो मैंने पहला इलेक्शन कंटेस्ट किया था एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो वो मैंने और मियां मंदूर भट्टू साहब ने मिल के कंटेस्ट किया था। ठीक है। तो मैं यानी थैंकफुल हूँ, हमने मिल के एक पैनल बना के, उनकी बेटी मेरे साथ MNA थी, मैं MPA था। मैं थैंकफुल हूँ मियां मंदूर भट्टू साहब का। मैं अपने फादर का थैंकफुल हूँ, मेरे आइडियल हैं और आज तक मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। मैं अपनी फैमिली का, बुज़ुर्गों का, जिन्होंने उस वक्त मुझे बैकअप किया, हौसला दिया,
और बिलखसूस अपने हलके के नौजवानों का, अपनी माँओं बहनों का मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मैं फर्स्ट टाइम एमपीए इलेक्ट हुआ और इस पॉलिटिकल सफ़र में आया। सही। सर, क्या आपने सियासत को ज्वाइन करने से पहले ही ज़हन में था कि मैं नून लीग को जो है वो ज्वाइन करूँगा, या फिर था कि पहले मैं देखूँगा जमातों को और फिर आहिस्ता-आहिस्ता डिसीजन? एक चीज़ तो ये ना, जब मैं गवर्नमेंट लाहौर में पढ़ता था तो गवर्नमेंट लाहौर की एक स्टूडेंट यूनियन थी जी, जी। जिसका नाम रावियंस फ्रंट था। मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था उसमें। एक हल्का फुल्का क्रेज तो था, शौक था पॉलिटिकल फील्ड में आने का, जी। बट ये तहैया नहीं था कि मैंने 2002 का इलेक्शन कंटेस्ट करना है। अल्लाह ने मौका दिया, फिर वो कंटेस्ट हमने किया और अल्लाह ने उसमें कामयाबी भी हमें दी। नून लीग से एफिलिएशन? देखिए, कोई भी पॉलिटिशियन है वो कोई पार्टी ज्वाइन करने से पहले कुछ 3-4 मैं चाहता हूँ 5 मेजर चीज़ें हैं जिनको वो ज़हन में रखेगा। अब जब मैंने ये फैसला करना था कि मैंने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है, मैं फर्स्ट टाइम मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट किया, सेकंड ठीक। इलेक्शन मैंने इंडिपेंडेंट कंटेस्ट किया और उस एरिया में मैंने कंटेस्ट किया जहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी शख्सियात थी। मियाँ मंजूर अहमद भुट्टो साहब बहुत बड़ा नाम है, सैयद अफज़ाल अली गिलानी साहब इंतहाई काबिल एहतराम है, बहुत बड़ा नाम है, राव मोहम्मद अफजल खान साहब बहुत बड़े नाम हैं, राव अजमल खान साहब बहुत बड़ा नाम है, मियाँ यासिन भुट्टो साहब बहुत बड़ा नाम है, मियाँ मोइन भुट्टो साहब बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, मलक अब्बास खोखर साहब हैं। तो फिर उस हलके में अब जब मैंने फैसला करना था तो मैंने तो उस पार्टी को देखना था जिस पार्टी ने मेरे सूबे के लिए, पंजाब के लिए, लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ डिलीवर किया होगा ना। तो मुझे तो पीएमएलएन के अलावा कोई पार्टी नज़र नहीं आई। पीपल्स पार्टी नो डाउट, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आज पाकिस्तान अगर एटमी मुल्क है तो इसको बनाने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का बहुत बड़ा रोल है और हमें उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन उनके बाद उनकी जितनी क़यादत है वो शायद वो डिलीवर नहीं कर सके। तो इस वजह से जब मैंने ये फैसला किया कि भी कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है तो मुझे पीएमएलएन बेस्ट लगी और वैसे भी एक प्यार और उसका तल्लुक़ था मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, तो फिर हमने पीएमएलएन ज्वाइन किया। सर, आपको लगता है कि उस टाइम पर जब आपने नून लीग को ज्वाइन किया था तब पीएमएलएन जो काम कर रही थी और जिस जज्बे से कर रही थी, आज भी वो जज्बा कायम है? 100% कायम है। और क्या बाकी सूबों में भी ये जज्बा हमें नजर आता है या सिर्फ पंजाब तक महदूद है? देखिए, मैं तो अपने घर की बात करूंगा ना, मैं तो पहले देखूंगा कि मेरे हलके के साथ क्या रवैया है, फिर मैं देखूंगा मेरी तहसील के साथ क्या है, मेरे डिस्ट्रिक्ट के साथ क्या है, मेरे सूबे के साथ क्या है, फिर मैं देखूंगा कि ओवरऑल मेरे मुल्क के साथ क्या है। तो मैं तो कहता हूँ कि भी नून की, देखिए आज थोड़े से ना जो क्वेश्चन आप मेरे से पूछना चाहते हैं, आज हालात मुख्तलिफ है। आज हम इसलिए फील कर रहे हैं कि जो 2017 में 16-17 में जिस तरीके से, मैं उस डिबेट में नहीं जाता कि वो तरीक़ाकार अच्छा इस्तेमाल किया गया या बुरा किया गया, पर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि वो इस मुल्क के साथ और कौम के साथ ज़्यादती की। एक चलती हुई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को साजिश से, प्लानिंग के तहत उसको डिरेल किया गया, मियाँ नवाज शरीफ साहब को गैर कानूनी तौर पर निकाला गया, फिर जेलों में डाला गया और एक नए बंदे को यहाँ पे मुसल्लत कर दिया गया, एक नया तजर्बा करने की कोशिश की गई। तो फिर उसके बाद हालात गड़बड़ हुए और हालात इतने गड़बड़ हुए हैं कि आज तक पीएमएलएन की लीडरशिप है। अब देखें ना, पाकिस्तान इस वक्त जिस हालात से गुजर रहा है या जिस हालात में, वो किसी से छुपा नहीं है। तो डिलीवरेंस तो कर रही है पीएमएलएन की, लेकिन मुश्किल हालात। सर, आपने जिक्र किया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ 2017 की जब आपने बात की है, तो अगर कोई जुर्म नहीं था और कोई चीज़ साबित नहीं हुई थी, तो आपको क्या लगता है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, वो जेल में क्यों गए, और क्या सिस्टम इतना वीक था कि उनको सपोर्ट करने वाले लोगों की सुनी नहीं गई, या फैक्ट्स एंड फिगर सामने नहीं आ सके? अब ना मैं यानी आपके क्वेश्चन का क्या जवाब दूं। देखिए, गुजारिश है कि भी उनको सिर्फ मुझे ये बता दें कि मियाँ नवाज शरीफ को किस चीज़ में आपने प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से निकाला। उन पे इल्ज़ाम ये लगाया गया कि उन्होंने अपने बच्चे से तनख्वाह नहीं ली। कोर्ट में मैटर चल रहा है, अकामे की बेस पे उनको निकाल दिया कि इन्होंने बच्चे, तो ये तो किसी मुल्क में नहीं होता। बहरहाल मैं ये तल्ख ये बातें। सर, जिस तरह से नून लीग वाले कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ गलत हुआ, इसी तरह से आज पीटीआई वाले कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ गलत हो रहा है और वो जेल में जो है वो मौजूद है, लेकिन उनका कोई कसूर नहीं है। नहीं,
तो ये तो इस तरह नहीं है कि हर पार्टी के लोग अपने लीडर को फॉलो करते हैं और उनको जस्टिफिकेशन कोई ना कोई देते हैं। करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इसमें कोई दूसरी राज नहीं। लेकिन अब देखिए, सब मैं अपनी बात करूँ, मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, दूसरे नंबर पे मैं पंजाबी हूँ, और तीसरे नंबर पे मुझे सबसे पहले अपने मुल्क का खैर खा होना चाहिए। अगर मियां नवाज शरीफ के साथ ज्यादती थी तो इमरान खान के साथ भी ज्यादती है, अगर इमरान खान के साथ ज्यादती है तो फिर मियां नवाज शरीफ के साथ। आपको लगता है कि इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं एक अच्छा। एडवोकेट भी हूँ और मुझे बेहतर पता है कि जिस केस में उनको सजा हुई है उस केस को अगर आप पॉलिटिकलाइज ना करें, सिंपल 2 और 2 4 वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मलक रियाज साहब के केस में उनको जुर्माना कर दिया कि इतने अरब रुपए आपने जमा करवाने हैं, उसके लिए एक अकाउंट मुतय्यन कर दिया। वो अकाउंट मलक रियाज साहब के जुर्माने, मलक रियाज साहब की प्रॉपर्टीज बाहर पकड़ी गई। बरतानिया ने, अच्छा, दुनिया का कानून ये है कि जिस मुल्क के पैसे होंगे उस मुल्क को वापस मिलेंगे। अब वो पैसे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आने चाहिए, वो किस में गए हैं? जो अकाउंट पनिशमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रखा हुआ था कि इसमें मलक रियाज साहब के जुर्माने के पैसे होंगे। अब आप कहेंगे जी वो जुर्माने के पैसे आ गए, तो उसके रिबटल में भी तो ये जो हम दीन का इस्तेमाल करके जी वो हम इस्लामी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, वो जो जितनी ज़मीन वगैरह ली गई या डोनेशन वगैरह ली गई या उसकी बिल्डिंग दी गई, वो सारा इसके रिबटल में लिया गया और वो क्लियर कट केस है। उस पर मैं नहीं कह सकता, हाँ बाकी होगा। देखिए, जो इद्दत वाला है गलत है, नहीं होना चाहिए, ज़ाती मामला था, बिल्कुल ही गलत किया जिसने। बाकी मामलात भी गलत है, लेकिन जिस केस में उनको सजा हुई है वो बड़ा ओपन सा केस है, तो और वो बिल्कुल ठीक है। और आपके ख्याल से इमरान खान साहब, आप फैसला कर लेना, आप खुद फैसला करें कि कि भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट कौन सा है? स्टेट बैंक का अकाउंट है, तो उसमें पैसे नहीं आ रहे, पैसे आ रहे हैं जो मलक रियाज साहब के जुर्माने के अकाउंट है। तो ये तो फिर यानी बेशुमार उस वक्त के जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उन्होंने बताया कि ये सब कुछ मख्फी रख के किया गया, सील बंद लिफाफे में किया गया। सर, जेल की हद तक जाना और वो जुर्म, वो आपने कहा कि आपको लगता है कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं जेल में, लेकिन बीमारी की हालत में या जब मैंने आपको कहा है उस स्पेसिफिक जिस केस में उनको सजा हुई है वो केस ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको ये भी कहा है कि इद्दत वाला गलत था, बाकी केसेस गलत हैं, ठीक है, वो नहीं होने चाहिए थे। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक या एज एडवोकेट मैं कहता हूँ ये ठीक है, वो तो मैंने आपको बताया कि उसमें ठीक सजा हुई है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इमरान खान अगर बीमार होते हैं तो उनका काफी डिले देखने में आता है कि हॉस्पिटल जाने में, मतलब फौरी तौर पर उनको नहीं लेके जाया जाता, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या ये एक बेसिक ह्यूमन राइट नहीं होता कि कोई शख्स अगर जेल में मौजूद है? तो बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट का झंडा हम फौरी तौर पे उठा लेते हैं। गुजारिश ये, नंबर 1, किसी भी कैदी और हवालाती की जिंदगी की हिफाजत सुप्रीम जेल के जिम्मे है, उसके वर्सा के भी जिम्मे नहीं है, उसके किसी वकील के भी जिम्मे नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आपका जो दस्तूर है, राइजल वक्त कवानीन है या प्रिजन लॉज है, जो सुप्रीम जेल है उसको पाबंद करते हैं, बंदा उसके जिम्मे है, ठीक है ना जी। अब बाहर बैठे हम परसेप्शंस पे शुरू कर देते हैं कि जी वो आंख ठीक होगी, आंख जाया होगी, इतनी बेनाई आएगी, इतनी चले गई। नंबर 1, एक बात तो क्लियर कट है कि कवानीन के मुताबिक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी किसी भी कैदी या हवालाती को उसका बीमारी का ख्याल करना चाहिए। जी बिल्कुल, हमें उसकी बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन दूसरा एंगल ये भी है कि कुछ भी ना हो और बीमारी को बहाना बना के आप पॉलिटिक्स करना शुरू कर दें, ये भी अच्छी बात। आपको लगता है ऐसा है? 1000% ऐसा है। इस केस में अभी क्या हो गया, इमरान खान साहब तंदुरुस्त है, लेकिन डॉक्टर्स अगर कह रहे हैं कि वो किस, मुझे दिखाए ना किस डॉक्टर ने कहा, उनके आंखों के मसाइल जो सामने आए, ये मैं और आप कह रहे हैं ना, ये पीटीआई के जो पेई बंदे हैं वो कह रहे हैं। यार मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में फैसला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, वहां पे तो किसी जगह नहीं आया। ये एक धूता सा लेके बैठ जाते हैं, वो जिसको वीलॉगर कहते हैं, उसके कहने पे हम कहते हैं खान साहब टंगने चढ़ गए। अच्छा, आपको लगता है कि इमरान खान साहब बिल्कुल तंदुरुस्त है, बिल्कुल सेहतमंद है? 100% सेहतमंद है, देसी मुर्गी खा रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना जी, और मुकम्मल जबरदस्त डाइट, उनकी डाइट का ख्याल रखा जा रहा है, उनकी सेहत का ख्याल रखा जा रहा है, अपना ख्याल रखते हैं। उनको कपड़े भी इस्त्रीशुदा मिलते हैं, जो जेल मैनुअल में अलाउड है। देखिए ना, वो कैदी है ना, वो किसी जियाफत पे नहीं गए हुए, किसी के मेहमान नहीं गए हुए। सर, ये तो वही जुमले हैं ना जो जब नून लीग की क़यादत में से कुछ लोग जब जेल में मौजूद थे तो उन्होंने इस तरह के
फर्क है, वो आपके इल्म में मौजूद फर्क है। आप देखें ना, नून के केसेस को खान साहब के केसेस के साथ मिक्स ना करें। मैं कहता हूं कि मुझे कोई ये बताए तो सही कि मियां नवाज शरीफ को सजा किस पे दी है। वो तो है कुछ नहीं, आपकी कोर्ट्स के फैसले चीख चीख के कह रहे हैं कि कोई चीज साबित नहीं हुई, ना शहबाज साहब पे हुई है, ना मियां नवाज साहब पे हुई है, ना हमदा। चलें, ये तो पॉलिटिक्स में थे। मरियम बीबी का क्या कसूर था? वो तो पॉलिटिक्स में नहीं थी। उनको किस लिए सजा दी गई? बाप के सामने बेटी को नैब पकड़ के लेके जा रही है और झूठे केसेस में लेके जा रही है। उन केसेस को खान साहब के केसेस के साथ हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। जो कानून इजाज़त देता है उसके मुताबिक खान साहब को तमाम मराद दी जा रही हैं, बल्कि उससे इजाफी मिल रही हैं। अच्छा। हाँ, अगर पीटीआई के पेई जो वीलॉगर्स हैं या जो अपनी रोजी रोटी इससे चला रहे हैं, अगर वो ये अमल ना करें तो उन बेचारों की तो रोजी रोटी नहीं चल सकती। अच्छा सर, आपने जिक्र किया मरियम नवाज साहिबा का, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम उनके हवाले से भी बात करें। ज़ाहिर आपका ताल्लुक नून लीग से है, तो आपको लगता है कि अभी वो पहली खातून हैं जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, क्या वो उस तरह से काम कर पा रही हैं जैसे एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की? आप एक खातून हैं, आप अपने दिल पे रख के फैसला करें कि बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब एक खातून जो कि पंजाब की पहली खातून चीफ मिनिस्टर है, वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। सर आप बताइए ना, मैं आपसे फैसला ले, क्या वो कर रही हैं? उसने नहीं कहा कि मैं सीख रही हूँ, उसने नहीं कहा मुझे टाइम चाहिए चीज़ों को मैनेज करने। डे फर्स्ट से जिस दिन से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मौका दिया है, वो अपना काम कर रही हैं। हाँ, इसका फैसला 5 साल बाद अब पब्लिक करेगी कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है कि नहीं किया। वैसे आज के दिन तक आपका जितने जो बड़े सहाफ़ी हैं, दानश्वर हैं, और वो लोग भी जो PMLN के बहुत बड़े नाक़िद हैं, वो भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की स्टाइल ऑफ वर्किंग, उनकी गवर्नेंस, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। और अगर 4 चीफ मिनिस्टर्स का कंपैरिजन आए तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कारकर्दगी पहले नंबर पे है। तो इस वजह से हम तो कहते हैं कि बहुत अच्छा कर रही हैं। हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश होती है, लेकिन वो अपने तरफ से बेस्ट कर रही हैं। बाकी फिर मैं आपसे पूछ लूँगा कि एज अ खातून आप बताएं कि वो अच्छा कर रही हैं कि नहीं। सर देखिए, रिप्रेजेंट आप करें तो हम चाहते हैं कि हम आपसे ही, मेरी वो लीडर हैं, मेरी बड़ी बहन है, मेरा उनसे एक अकीदत का एहतराम का वास्ता है। मैं तो कहूँगा बल्ले बल्ले। मैं कहता हूँ बतौर पाकिस्तानी, बतौर एक पंजाबी, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि भी जब से आपको होश आई है और आप इस पॉलिटिकल सिस्टम को देख रही हैं, इस पॉलिटिकल सिस्टम का एनालिसिस कर रही हैं, जितने चीफ मिनिस्टर आए हैं उनमें से मरियम साहिबा बेहतर कर रही हैं कि नहीं कर? सर वो चीफ मिनिस्टर्स में नून लीग के भी तो कुछ लोग शामिल थे। बिल्कुल शामिल। और अगर हम उनसे भी कंपैरिजन करें तो आपको लगता है कि नून लीग के जो पहले चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं, नो डाउट मियां शहबाज साहब ने बहुत खिदमत की है पंजाब की। सबसे बड़ी बात है उन्होंने मेरिट को इंश्योर किया है। मेरे और आपके बच्चों को उसी वक्त चांस मिल सकता है जब तक मेरिट इंश्योर ना हो। सर आपको लगता है कि मरियम नवाज साहिबा शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं? काफी जगह पे अच्छा काम हो रहा है, काफी जगह पे अच्छा काम हो रहा है। तो इसकी क्या वजह क्या थी कि मतलब जाहिर वो तो सीनियर हैं और उनका तजुर्बा भी ज्यादा है, चचा जान है। मेरी सुनने, लेकिन गुजारिश ये है कि बहुत बड़ी अम्ब्रेला है जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है ना जी। 3 टाइम अल्लाह ने उनको मौका दिया, वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, और तगड़े और मजबूत प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और वो वज़ीर आज़म रहा है जिसने दुनिया की जो सुपर पावर थी, जिसको हम अमेरिका कहते हैं, वो हमें फ़ोन करके ऑफर्स कर रहा था तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में अहम रोल अदा किया, ब्लास्ट किया। वो तजर्बा, उनकी बेटी हैं तो उनकी गाइडलाइन भी है, चचा की गाइडलाइन है। तो इस हवाले से काफ़ी अच्छा परफॉर्म हो रहा है और काफ़ी चीज़ें ऐसी बेहतर हैं जो पिछले अदवार में नहीं हो सकती। अब देखें ना, आप आज के दिन मैं आपके इस स्टूडियो में बैठा, आप लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देखें। मैं जिस इलाके से मेरा तल्लक है, आए रोज़ डकैतियाँ, वारदातें, चोरी, और अभी आपको चीज़ें, मैं ये नहीं कहता कि 100% कम हो गई, लेकिन 100 में से 80% उस पर कमी आ गई है। तो फिर अच्छा परफॉर्म हो रहा है तो वो कर रही है। तो कोशिश तो है, फिर हर पॉलिटिकल लीडर कोशिश करता है कि मैं
जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी मिली है मैं उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करूँ। बिल्कुल ठीक है सर। जो पॉलिटिकल कैंपेन्स होती हैं वो पहले तो हम देखते थे कि लोग बहुत ज़्यादा उसमें वो एक जगह से दूसरी जगह आना जाना एफर्ट हो रही होती थी। आजकल सोशल मीडिया की वजह से क्या आपको लगता है कि जो इंतखाबी मुहिम है उसमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है कैंपेन में? सोशल मीडिया आपका जो नैरेटिव बिल्ड है ना, या बयानिया जिसको हम कहेंगे, वो बनाने में हेल्पफुल होता है। ठीक है। इज्जत और कदर इसी में ही है कि आप अपने इलेक्टोरल कॉलेज के पास, अपने वोटर के पास, आप अपने हमदर्दों के पास खुद जाएं और जाके उनसे वोट और सपोर्ट की रिक्वेस्ट करें। ये वोट देने वाले की भी इज्जत है और वोट लेने वाले की भी। सर वोट देने और लेने की बात हुई है तो आपको वोटर्स के हवाले से भी बताइए कि क्या अब पहले दौर के जो वोटर्स थे 2002 के और आज 2026 में हम मौजूद हैं, वोटर्स के माइंडसेट में भी कोई तब्दीली आपको देखने बिल्कुल में हुई है। नजर आई? वोटर बहुत सियाना हो गया। अच्छा। बिल्कुल, जब से ये जिनजी यूथ इन्वॉल्व हुई है, अपने राइट की बात बिल्कुल बड़े तगड़े होके करते हैं, बगैर किसी हिचकिचाहट के करते हैं। और मामले जो पहले मख्फी रहते थे अब उनसे मामले छुप नहीं काउंटर सकते, क्वेश्चन करते हैं और छुप नहीं सकते। यानी आप कहें कि भी आप रवायतन गलत बयानी कर लो, वो मुमकिन नहीं। सर इतना लंबा अरसा जो है वो आपने इस सियासत में गुजारा है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी कामयाबी कोई अगर मैं एक पूछना चाहूँ जो सबसे बड़ी आपको लगती है इस अपने इस करियर की, पॉलिटिकल करियर की, तो वो क्या होगी? पॉलिटिकल करियर की, अच्छा इसको दो पोर्शंस में मैं कर देता हूँ। एक तो इस कामयाबी में सबसे बड़ा रोल मेरे फादर का, मेरी फैमिली का और बिलखसूस मेरे हल्के के नौजवानों का और मेरी माँ बहनों का। सही। नंबर 2, देखिए इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है कि एक मिडिल क्लास से तल्लक रखने वाला एक बिल्कुल छोटा सा जिम्मेदार जिसके बड़े महदूद से वसाइल हैं, वो मुसलसल पंजाब असेंबली का मेंबर बन रहे हैं। इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकती। और इस अचीवमेंट के पीछे भी और मद्दे मुकाबल में भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने बहुत सर्व किया है, फिर भी लोग आपको चांस देते हैं कि भी आप उनकी नुमाइंदगी करें जाके पंजाब असेंबली में। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई अचीव। सर इस दौरान आपको जाहिर है चैलेंजेस भी आए होंगे, बहुत सारी मुश्किलात भी होंगी और बाज़-औक़ात आपको लगा होगा कि मुझे जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ शायद मुझे इससे कहीं ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि आपके इस पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा चैलेंज अब तक क्या रहा? मसाइल बहुत ज़्यादा है, वसाइल कम है। अच्छा। जब आप अपने देखिए ना, जो आपको इज्जत देते हैं और इस काबिल करते हैं कि भी आप फ्लोर पे जाके उनकी नुमाइंदगी करें, फिर जब आप उनके साथ किए हुए वादों पे पूरे नहीं उतरते या वो वादे पूरे नहीं होते, तो फिर एक खफगी तो होती है आपको। इस हवाले से कभी कभी हर्ट हो जाते हैं कि भी हर बंदे की कोशिश होती है कि भी वो अपने हल्के को खूबसूरत करे, हल्के के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। लेकिन आप पुरुमीद हैं आपके सिचुएशन जो है वो आने वाले दिनों में या आज से चंद साल बाद बेहतर होगी? अच्छा, मैं ना इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जो हमारा 20-22 साल मुझे भी हो गए जी। कि भी हमारा सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा। वजह क्या है? उसमें सब कसूरवार है, पॉलिटिकल पार्टीज भी कसूरवार हैं, उसमें पब्लिक भी कसूरवार। अच्छा। अब आप देखें ना, आज जो हमारे इदारे हैं, क्या हमारे तमाम इदारे वैसे काम कर रहे हैं जैसे दस्तूर और कानून के मुताबिक उनको काम करना चाहिए? नहीं कर रहे। आम लोग नाखुश हैं। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है ना, तो जो सबसे सस्ता चूरन अब बेचते हैं ना, या सबसे ज़्यादा तजलील करते हैं, वो गरीब आदमी के करते हैं कि गरीब आदमी जी गरीब आदमी, लेकिन प्रैक्टिकली उनके लिए होता कुछ भी नहीं है। और हम उनको बस बेच के ना, सब ने बेचा है। इसका एक ही हल है, हमें इदारों को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। कैसे होंगे सर? तसलसल। वो तो जारी है, तसलसल तो 2002 से भी जारी है, उससे पहले से जारी है, 1947 से जारी है। नहीं, गवर्नमेंट्स की कंटिन्यूटी। अच्छा, ओके। गवर्नमेंट्स की कंटिन्यूटी, इदारों की कंटिन्यूटी। सर ये कैसे होगा? यहाँ तो टेन्योर पूरा नहीं होने दिया जाता। हाँ, यही तो ना, देखे ना, इस पे फिर हमें डिबेट करनी पड़ेगी। आप जैसे फिक्र रखने वाले लोग हैं उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। एकेडमिया आए, स्टूडेंट्स आए, डॉक्टर्स आए, वुकला आए, कि भी एक चीज पे फोकस कर लिया जाए। जिसकी भी गवर्नमेंट आए वो 5 साल अपने पूरे करे और फैसला फिर पब्लिक पे छोड़ दिया जाए। पब्लिक
ये फैसला करे कि इन्होंने अच्छा डिलीवर किया हुआ या नहीं हुआ। कंटिन्यूटी से सिस्टम में बेहतरी आएगी। ये जो हर 3 साल बाद 4 साल बाद ब्रेक लग जाती है, फेलियर ही इसकी वजह से। सर ये ब्रेक जब नून लीग की हुकूमत थी तो पीटीआई की जानिब से लगाई गई, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो नून लीग की जानिब से मैंने लगाई आपसे अर्ज किया कि नून काफ लाम छोड़ दें, आप पीटीआई छोड़ दें, ओवरऑल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस 1 पॉइंट एजेंडे पे इकट्ठा होना पड़ेगा। सही सही सही, ठीक है ना, कि भाई कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए system। और मैं ये आपको बता दूं कि पब्लिक बेहतरीन जज है। मौजूदा जिस तरह हमारा सोशल मीडिया है, जिस तरह हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अब झूठ छुप नहीं सकता। कंटिन्यूटी से मामलात काफ़ी तसलसल से मामलात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। सर ये भी बताइए कि आप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी के भी रुकन हैं, तो ये कमेटी क्या काम कर रही है और आपका इसमें क्या रोल है? ये है P&D डिपार्टमेंट, बेसिकली प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। मैं अभी उसका मेंबर हूँ। ये जो पंजाब असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी है, ये जितने भी पंजाब में डेवलपमेंट के और यानी आपकी जो वसाइल की तकसीम है ना जी, या पैसों की तकसीम है, वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने करनी है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ चीफ मिनिस्टर्स। ठीक है ना, वो उनको असिस्ट करते हैं उसमें। क्योंकि हमारे पास असम्बली का है, तो असम्बली में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का फिल वक्त बिजनेस नहीं है, तो उस वजह से मैं कोई एक्टिव रोल नहीं हो सका उसमें। ठीक है, जो असम्बली की कमेटी है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की, वो जब तक उसको कोई स्पीकर साहब की तरफ से बिजनेस रेफर नहीं होगा, वो काम नहीं कर सकती। सर ये भी बताइए कि आप लॉ रिफॉर्म्स एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जो कमेटी है उसके भी मेंबर हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि कौन सी कानूनी इस्लाहात होने की ज़रूरत है? बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है, और वो क्वेश्चन किया है जो मेरे दिल के बड़ा। पहले तो मैं आपके ही हवाले से आई एम थैंकफुल टू माई एल्डर ब्रदर मलक मोहम्मद अहमद खान साहब, द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द पंजाब असम्बली। इंतहाई डायनामिक शख्सियत है, प्योर डेमोक्रेटिक माइंड का वो बंदा है, और पढ़ा लिखा है, और इंतहाई नफीस इंसान है। सही। और मैं शुक्रिया यहाँ पे भी मैडम मरियम का करूँगा कि भी उन्होंने इस बात पे अपना मुकम्मल इरादा शो किया कि भी इसको करना है। तो फिर जब मौजूदा सिस्टम बना, गवर्नमेंट बनी, मलक मोहम्मद अहमद खान साहब ऑनरेबल स्पीकर बने, तो उन्होंने जो हाउस की कमेटीज हैं, जो बेसिकली वो कमेटीज जो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट्स के लिए, उनको स्ट्रेंथन किया, उनके रोल को बहुत बढ़ाया। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में इंतहाई इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स की, जिससे कोई भी मेंबर सूबाई असम्बली एक्टिवली और पॉजिटिवली मज़ीद बेहतर अंदाज से अपना रोल प्ले कर सकता है। तो मैं समझता हूँ मेरे लिए एजाज़ की बात है कि उस कमेटी में मलक मोहम्मद अहमद खान साहब ने मुझे भी शामिल किया, और कल को जब आप तारीख लिखी जाएगी जी। और पंजाब असम्बली की आप रूल्स ऑफ प्रोसीजर की बुक देखेंगे, तो उसमें अल्लाह और उसके महबूब के फजल करम के बाद मेरा नाम भी होगा कि भी उन जो तरमीम की गई या रूल्स ऑफ प्रोसीजर में जो बेहतरी लेके आए, उस कमेटी में मलक मोहम्मद अहमद खान साहब की सरबराही में हम भी शामिल। बिल्कुल ठीक है सर। मुझे लगता है कि आप चूंकि बहुत सारी कमेटीज़ के मेंबर हैं, तो ये जो है ना, ये आपके दिल के शायद बहुत ज़्यादा करीब है। मैं क्योंकि बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ जी, और लास्ट अच्छा एक काम बस वैसे ही फिर वकील आदमी को जी वकालत के हिसाब से या लॉ के हिसाब से चीज़ें अच्छी लगती हैं। सर आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के भी चेयरमैन हैं, तो ये जो इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, आप इनको निभा पाते हैं? टाइम मैनेज हो जाता है? बिल्कुल हो कैसे जाता होता है ये सब? बिल्कुल हो जाता है। मेन असाइनमेंट है मेरे पास। अगेन आई एम थैंकफुल टू माय लीडर मरियम नवाज साहिबा, मलक मोहम्मद अहमद खान साहब। उन्होंने मुझे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 बनाया। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट असम्बली है, असम्बली की जो कमेटीज़ की में से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें हम काम कर रहे हैं, और मेरे साथ बाकी मेंबर्स भी ऑनरेबल MPA शामिल हैं, तो बड़ा एक्टिवली काम हो रहा है। सर सरकारी अखराजात में शफाफियत की या एहतसाब की जब हम बात करते हैं, तो इस कमेटी का क्या रोल है और आपको क्या लगता है कि अकाउंटेबिलिटी किस तरह से हो सकती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का 3 पैराए में मेरे इसका है रोल। पंजाब असम्बली पैसा देती है जी, हमने देखना है कि वो पैसे का इस्तेमाल कैसा हो। ठीक है। नंबर 1 परफॉर्मेंस, ओके।
नंबर 2, उस पैसे के इस्तेमाल से आम आदमी या पब्लिक एट लार्ज की जिंदगियों में क्या तब्दीली आ रही है। ठीक है। नंबर 3, अकाउंटेबिलिटी, कि उस पैसे का इस्तेमाल ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। ये 3 काम हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक ये अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती है। और जो आपकी स्टैंडिंग कमेटीज हैं या पार्लियामेंट्री ओवरसाइट की जितनी कमेटी हैं उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी। बिल्कुल ठीक है सर। आप पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज के साथ भी आपका रेस्क्यू 1112 की कमेटी का भी मेंबर। यस एग्जैक्टली, मैं इसीलिए कह रही थी आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, तो इसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइए कि इसमें क्या रोल है आपका एज एन इंडिविजुअल, क्या रोल है। अच्छा, कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। देखिए, जो असेंबली की कमेटीज है ना, ये बेसिकली कमेटीज ये पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के लिए है, डिपार्टमेंट्स की प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस को चेक करने मॉनिटर करने सही। अब जो असेंबली की कमेटीज हैं वो उस वक्त एक्टिव होती हैं जब हाउस की तरफ से उनको कोई बिजनेस चाहता है। अब वो बिजनेस डिपार्टमेंट भी भिजवा सकता है, वो बिजनेस स्पीकर साहब भी भिजवाते हैं। तो कुछ कमेटीज ऐसी हैं जो हाउस में बहुत रेगुलर काम करती हैं, जैसे लोकल गवर्नमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, वो तो रेगुलर बेसिस पे का। बल्कि आप पंजाब लोकल गवर्नमेंट कॉकस के भी मेंबर हैं। भी मेंबर। और कुछ कमेटीज ऐसी हैं जो बिजनेस के साथ लेट होती हैं। तो रेस्क्यू 1112 बहुत अच्छा काम है। देखिए, उसकी अफादियत या जो काम वो कर रही है उससे तो कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। सर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा और मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आप उनको एहसन तरीके से जो है वो निभा भी रही हैं। तो आज की जो यंग जनरेशन है, ख़ास तौर पर जेन ज़ी की जब हम बात करते हैं, तो शायद एक आम तौर पर ये समझा जाता है और जो अडल्ट्स हैं उनकी जानिब से ख़ास तौर पर कि ये एक ऐसी जनरेशन है जो कामों से भागती है या शायद जिम्मेदारियों से भागती है। तो जो लोग सियासत में आना चाहते हैं, नौजवान, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं तो जो भी इंटरेस्टेड है, वेदर इन दिस साइड ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है। अच्छा, एक चीज़ मैं कहूँगा, ये जो मिथ क्रिएट कर देते हैं ना कि MP MNA बनने के लिए लाख यानी अरबों रुपए की ज़रूरत है, करोड़ों रुपए की ज़रूरत है, बड़े वसाइल की ज़रूरत है, कैंपेन पर पैसा बहुत लगता है। आपके सामने ये एग्जाम्पल बैठी है, यानी बहुत बड़ी बड़ी पावर्स हैं जो अल्लाह ने मेरे हाथ से, मेरे हल्के की माओ बहनों, मेरे दोस्तों के साथ की वजह से मेरे से वो हारे हैं और अच्छी खास है। इस जनरल इलेक्शन में मेरी 23,600 की लीड है। मैं आपके सामने एग्जाम्पल बैठा हूँ। हाँ, ये फील्ड फिर आपको दूसरा काम कोई नहीं करने देता। अगर नेक नीति से आप काम करें ना, तो फिर आपकी फैमिली भी आपका हल्का है, आपकी गमी खुशी भी आपका हल्का है, आपकी नींद भी आपका हल्का है और आपके बच्चे भी आपका हल्का है। आप यदि फैमिली में तो आ जाए, तो ये मिथ बिल्कुल ही गलत है कि भी आप कि उसके लिए जी बहुत अमीर होना चाहिए, ये होना चाहिए। सर, पैसा नहीं होगा तो कैंपेन कैसे रन की जाएगी? करते ना, आप किसी दिन मेरे हल्के में तशरीफ लाएं, आके वहाँ से पूछें, फिर लोग आपको बताएंगे। जो हमारे मध्य मुकाबले हैं वो अरबोपति हैं, तो हम तो लाखों वाले भी नहीं हैं। सर, आप अक्सर ये जुमला बोलते हैं, बहुत सी जगहों पर मैंने सुना कि आपका कहना है कि सियासत जो है वो पैसे के लिए नहीं की जाती। तो अगर पैसा नहीं होगा तो रोजी रोटी कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा? देखिए, अल्टरनेट तो आप, अब मैं छोटा सा एक जिम्मेदार हूँ, मैं अपनी यानी मेरा छोटा भाई फार्मिंग करता है, वहाँ से मेरी अपनी लॉ फर्म है। अगर मैं टाइम नहीं देता तो मेरे साथ कोलीग्स हैं मुझे। हाँ, लेकिन ये तो आपको तय करना पड़ेगा ना, रास्ते दो हैं, एक रास्ता पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ठीक है ना। अब आपने इस दुनिया को भी अच्छा करना है और आखिरत को भी करना है, तो फिर आपको पॉजिटिव रास्ते के लिए, या आपने वो कोई अपनी जहन्नम की आग इकट्ठी करनी है, या मैं कहूँगा कि भी इलिसिट मामलात में आना है, ठीक है ना, तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ऐसे लोगों को फिर लोग चांस नहीं देते। अच्छा, बिल्कुल हल्के के लोग आपको चांस नहीं देते, वो तो आपका एक्सरे करते हैं पूरा। सही। अच्छा सर, मिडिल क्लास से होते हुए आप आज एक मकाम पर मौजूद हैं माशाल्लाह। गालिबन 24-25 साल आपको हो चुके हैं सियासत में। आप जब एक दफ़ा पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई एक जुमला जो आपके जहन में आता हो?
जवानी को मिस करते हैं। अच्छा और आपको लगता है कि जवानी में आप परफॉर्मेंस के लिहाज से भी कि क्या तब इंसान ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है या फिर ये वक्त के साथ साथ और एज के साथ साथ बेहतर होती चली जाती है? नहीं, तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं है। अच्छा। आपको रोज़ चीज़ें सीखने को मिलती हैं, रोज़ आप सीखते हैं। मैं बड़ा क्लियर हूँ कि भी तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं है। शायद जब मैं फर्स्ट टाइम एमपीए बना था तो उस वक्त तबन तबीयत भी कुछ और थी और आज कुछ और है। वो जवानी में हाँ, खून गर्म होता है यस, और इंसान बिल्कुल, बहुत ज्यादा वो हाँ, रिएक्टिव आप भी होता है। सीखते हैं, हाँ। इतना वसी फील्ड है, आप सीखते हैं और फिर उससे फ़ायदा भी हासिल करते हैं। सर आपका काफ़ी वक्त हम ले चुके हैं, मैं चाहती हूँ आप आखिर में ये भी बताइए कि आपके ख्याल से कोई भी सियासी जमात है, मतलब चाहे वो नून लीग है, पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है या दीगर जमातें, वो नौजवानों को जो इनफ अपॉर्चुनिटीज़ जिनको हम कह सकते हैं वो उनकी जानिब से मिल रही हैं, चाहे वो रिजर्व सीट्स हैं, चाहे वो उनके दीगर जो उनकी फैसिलिटेट उनको करना बेसिकली यूथ को। नहीं, आप किस हवाले से पूछ रहे हैं कि भी सर यूथ इस को- हवाले से कि अगर कोई नौजवान सियासत में आना चाहता है या चाहती है, खवातीन भी और मर्द भी, यंगस्टर्स जो हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज एक तो क्या देना चाहते हैं? नंबर 2, आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इनफ अपॉर्चुनिटीज उनको दे पा रही हैं? नहीं दे पाए, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी। अच्छा। और सिस्टम की गड़बड़ में भी ये सबसे है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी, मैं सबको कहता हूँ, वो पॉलिटिकल वर्कर का ख्याल नहीं करते। अब देखें ना, रिजर्व सीट्स हैं तो इसका कोई मतलब मकसद है ना। इसका मतलब मकसद ये है कि भी हम अच्छे पढ़े लिखे बच्चे लेके आएँ, पढ़े लिखे लोग लेके आएँ, कोई फाइनेंशियल मैटर में एक्सपर्ट्स हो, कोई एजुकेशन में एक्सपर्ट हो, हेल्थ में एक्सपर्ट हो, ताकि आके वो गवर्नमेंट को असिस्ट करें मेरिट पर। मेरिट। अब हम यहाँ पे कभी बस्ते वाले को ले लेंगे, कभी किसको ले लेंगे, जो हमारी अच्छी तारीफ करेगा उसको ले। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर, फिर सिस्टम तो गड़बड़ होगा ना, और इस वजह से लोगों में फिर नाराजगी भी बनती है। सर आखिर में मैं चाहती हूँ कि आप हमारे देखने और सुनने वालों के नाम कोई पैगाम दीजिए। थैंक यू वेरी मच जी, मैं आपके चैनल का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ। एक अच्छा मौका फराहम किया गया। गुजारिश सिर्फ यही है कि मैं अपनी जो 22-25 साली पॉलिटिकल लाइफ का निचोड़ यही है कि दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, सिर्फ नीयत और कोशिश की ज़रूरत है। अगर आप दिल से नीयत और कोशिश करें तो वसीले अल्लाह तबारक व तआला खुद पैदा कर देता है। वो कहते हैं ना भी, कम हिम्मते ने वो लोग जड़े शिकवा करन मुकदरां दा, उगन वाले उग पैंदे ने सीना चीर के पत्थरां दा। वाह। तो बस हिम्मत से तगड़े होके, वो कहते हैं कि बंदा खुद ठीक हो ना तो ऐसा ऐसा सारा मुआशरा ठीक हो जाता है। में मायूसी गुनाह है, तगड़े होके काम करें। इस मुल्क के लिए हमने बहुत कुछ करना है। मेरे और आपके बच्चों के हमारे वसाइल नहीं है कि हम अपने बच्चों को बाहर लेके चले जाएं। हमने इसी मुल्क में रहना है, यहीं पे हमारा तो कुबायर भी फौत होगा तो इसी मुल्क में आके उसको तो इस वजह से हम पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम पे हमारी ज़्यादा ड्यूटी है कि हम अपने सूबे के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने इलाके के लिए और अपने पाकिस्तान के लिए बाकियों के निस्बत ज़्यादा काम करें। थैंक यू वेरी मच जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। आप ब्लंटलाइन नेटवर्क तशरीफ़ लाए और आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला इस अहम टॉपिक पर बात करने के लिए कि यंगस्टर्स को पॉलिटिकल लीडरशिप में कैसे आना चाहिए। थैंक यू। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे इफ्तिखार हुसैन चच्चर साहब और इनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, मेंबर हैं पंजाब असम्बली के। और आज इनसे जो हमने बातचीत की वो इस हवाले से थी कि आज 2 दहाइयों का सफ़र तय करने के बाद ये अपने आप को किस जगह पर देखते हैं। हमने सक्सेस जर्नी को भी जाना और हमने ये भी जाना कि एक जो सियासी सफ़र होता है उसमें किस तरह की मुश्किलात आती हैं, किस तरह के चैलेंजेस होते हैं और ख़ास तौर पर नौजवान उन चैलेंजेस से किस तरह से कॉप अप कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये नशिस्त आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। एक अगले पॉडकास्ट में बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपनी होस्ट मैमुना चीमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।